जय हिंद। दो टूक में आपका स्वागत है। कुछ दिन पहले पेट्रोल, फिर डीजल, केरोसिन और रसोई गैस के दाम बढ़े। खबरें ये आ रही हैं कि आगे आने वाले दिनों में बहुत जल्दी कीमतें फिर से बढ़ाई जा सकती हैं। डीजल और रसोई गैस की कीमत या पेट्रोल की कीमत बढ़ने की हकीकत आखिर है क्या? हम आपको बताएंगे कि पेट्रोल की कीमत बढ़ाने में इतनी जल्दीबाजी क्यों मचाई जाती है। साथ ही हम आपको बताएंगे कि आम लोगों की जिंदगी पर इसका क्या असर पड़ता है और इसका महत्व क्या है। पेट्रोल और उससे जुड़ी चीजों की कीमत बढ़ाने का फैसला दरअसल राजनीतिक फैसला होता है। इसलिए 5 राज्यों के चुनाव खत्म हुए और केंद्र की यूपीए सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ा दिए। डीजल और केरोसिन के दाम बढ़ते ही देश में हाहाकार मच गया, लेकिन सरकार कहती है कि तेल कंपनियों को घाटा हो रहा है, इसलिए कीमत बढ़ाने के अलावा उनके सामने और कोई चारा नहीं है। प्रणब मुखर्जी ने राज्य सरकारों से टैक्स कम करने की अपील भी की। यह बताने की कोशिश की गई कि सरकार जनता के दुख दर्द के प्रति चिंतित है। इसी बीच प्रधानमंत्री खुद उनके द्वारा चुने हुए 5 अखबारों के संपादकों से बातचीत करते हैं। वो उन्हें बताते हैं कि मार्च 2012 तक महंगाई पर नियंत्रण कर लिया जाएगा। प्रधानमंत्री ने साथ में एक शर्त भी रख दी कि अगर अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत में बढ़ोतरी नहीं होती है तभी ऐसा संभव हो पाएगा। पिछले कुछ सालों में सरकार ने महंगाई को रोकने के लिए कई दावे किए। हर दावा झूठा निकला। यह साधारण अर्थशास्त्र है कि अगर प्रोडक्शन और ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट में कीमत में इजाफा होता है तो महंगाई बढ़ती है। डीजल, पेट्रोल, बिजली, रेल भाड़ा आदि ऐसी चीजें हैं जिनका सीधा रिश्ता महंगाई से है। इसका सबसे ज्यादा असर देश की गरीब जनता पर पड़ता है, आप पर पड़ता है। सवाल यह है कि वो कौन सी मजबूरी है जिसकी वजह से पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के दाम बढ़ाए जाते हैं। पेट्रोलियम मंत्री जयपाल रेड्डी क्या कहते हैं? उनका कहना है कि वो अर्थशास्त्र और लोकप्रियता के बीच फंस गए हैं। वैसे ये अच्छा बहाना है। जयपाल जी को अच्छा लगा होगा ये कहते हुए। वो कहते भी हैं कि दाम इसलिए बढ़ाए गए हैं क्योंकि अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल का दाम बढ़ गया है। हकीकत क्या है, आइए देखते हैं। जब पेट्रोल की कीमत बढ़ाई गई, तब सरकार ने देश से सबसे बड़ा झूठ बोला कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत बढ़ गई है। जिस दिन पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए, उस दिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $112 प्रति बैरल थी। आज इसकी कीमत लगभग $90 प्रति बैरल है। सरकार अगर ये दलील देती है कि कच्चे तेल की कीमत बढ़ने से दाम बढ़ाए गए हैं, तो अब जब इसकी कीमत में गिरावट आई है, तो उसे देश में पेट्रोल की कीमत कम करनी चाहिए थी। लेकिन हिंदुस्तान में ऐसा नहीं होता है। क्या भारत हर दिन के हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कच्चा तेल खरीदता है? एक्सपर्ट बताते हैं कि जब किसी भी तेल कंपनी से तेल खरीदा जाता है तो वो 6 महीने की समयावधि का होता है। हम कच्चा तेल खरीदते हैं, उसे देश में लेकर आते हैं। जामनगर जैसी रिफाइनरी में प्रोसेसिंग के बाद उसे ट्रकों में भरा जाता है, चेकिंग वगैरह होती है, फिर कहीं उसे पेट्रोल पंपों में भेजा जाता है। कच्चा तेल खरीदने और उसे पेट्रोल पंप तक पहुंचाने में कम से कम 75 दिनों का वक्त लगता है। मान लीजिए 3 दिन पहले कच्चे तेल का दाम बढ़ जाता है तो उसका असर 75 दिनों के बाद दिखना चाहिए। सरकार को इतनी हड़बड़ी क्यों मची है कि वो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में दाम बढ़ते ही देश में कीमत बढ़ा देती है, लेकिन जब दाम गिर जाते हैं तो फिर रोल बैक क्यों नहीं करती? तेल की कीमत तब बढ़ती है जब उसकी खपत बढ़ती है। 200 साल तक कच्चे तेल की कीमत $40 प्रति बैरल से कम रही। सवाल ये उठता है कि पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ कि इसकी कीमत आसमान छूने लगी? कच्चे तेल की कीमत बढ़ने का कारण खपत में वृद्धि नहीं है, बल्कि वायदा कारोबार है। समझने वाली बात ये है कि जितने भी तेल के सौदे होते हैं उन्हें फाइनेंस के टर्म में कमोडिटी डेरिवेटिव्स कहते हैं। उसे हम फ्यूचर्स कहते हैं। कहने का मतलब ये है कि जिस तरह सट्टा खेला जाता है उसी तरीके से तेल की कीमत पर भी सट्टा लगता है। अनुमान पर तेल की कीमत तय होती है। बेचने वाला और खरीदने वाला अनुमान लगाता है। दोनों ही अनुमान लगाते हैं कि अगले 7 महीनों में पेट्रोल का दाम क्या होने वाला है। खरीदने वाले की मजबूरी ये है कि उसे पता है कि पूरे मुल्क की जरूरत क्या है।
भारत के अनुभव से ये साबित हो चुका है कि जब तक कच्चे तेल की कीमत $90 प्रति बैरल रहे, तब तक भारत की इकोनॉमी पर कुछ भी फर्क नहीं पड़ता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पहले तेल की कीमत में ज्यादा फेरबदल नहीं हुआ करता था। जब से अमेरिका में गिरावट आई, तब से $40 प्रति बैरल से कच्चे तेल की कीमत $90 तक लेकर चले गए। ये वायदा कारोबार की वजह से हुआ। वायदा कारोबार करने वालों ने एक गिरोह खड़ा कर लिया। ये लोग असल में तेल नहीं खरीदते, बल्कि कागज खरीदते हैं, और जब वास्तव में तेल लेने का समय आता है तो ये उसे बेच देते हैं। अक्सर होता ये है कि एक निर्धारित समय पर डिमांड अचानक बढ़ जाती है और तेल के दाम बढ़ जाते हैं। हालत ये हो गई है कि जो तेल $40 प्रति बैरल बिक रहा था, इस वायदा कारोबार की वजह से उसकी कीमत $140 प्रति बैरल तक पहुंच गई। जब से अमेरिका के उद्योगपति वायदा कारोबार में शामिल हुए, पेट्रोलियम का बाजार उनके हाथों बंधक बन गया। सरकार को चाहिए कि वो पेट्रोल से जुड़ी सभी जानकारियों, करारों और फैसलों में पारदर्शिता लाए। पेट्रोल की कीमत बढ़ाने के साथ साथ उसे तेल आपूर्ति करने वाली कंपनियों के साथ किए गए करार को भी सार्वजनिक करना चाहिए, ताकि देश की जनता को ये पता चले कि सरकार ने किस रेट पर कच्चा तेल खरीदने का सौदा तय किया है। आपको भी लगता होगा और हमें भी लगता है कि तेल कंपनियों को सरकार नहीं चलाती, बल्कि तेल कंपनियां ही हमारी सरकार को चला रही हैं, आपकी सरकार को चला रही हैं। अगर ऐसा नहीं है तो क्या वजह है कि जब देश पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा है तो ऐसे में तेल की कीमत बढ़ा दी जाती है। वित्त मंत्री कहते हैं कि सरकार अपनी नीतियों के जरिए नागरिकों की कॉस्ट ऑफ लिविंग को घटाना और जीवन स्तर को ऊंचा करना चाहती है, लेकिन स्थिति बिल्कुल विपरीत है। हमारे देश में सिर्फ पेट्रोल को सरकार ने डीरेगुलेट किया है। मतलब ये कि सिर्फ पेट्रोल की कीमत का रिश्ता अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत से है। केरोसिन, डीजल और रसोई गैस का जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार से कुछ लेना देना नहीं है, तो फिर सरकार ने डीजल और रसोई गैस की कीमतों में क्यों इजाफा किया? सरकार इस झूठ के साथ साथ कई और झूठ फैला रही है। एक झूठ ये कि तेल कंपनियां घाटे में चल रही हैं। मई के महीने में महंगाई की दर 9% के आसपास थी। डीजल के दाम बढ़ते ही सारी चीजों के दामों में इजाफा हो गया। अब अगर महंगाई की दर 10% से ज्यादा हो जाए तो इससे कोई इनकार कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। एक ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि पेट्रोल की असल में कीमत क्या होनी चाहिए और बाजार में ये महंगा क्यों मिल रहा है। एक छोटा सा ब्रेक, थोड़ा सा इंतजार कीजिए और इस महत्वपूर्ण चीज को समझने के लिए जल्दी वापस आओ। ब्रेक के बाद दो टूक में आपका स्वागत है। आज हम तेल के खेल का पर्दाफाश करने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं पूरा कर पाएंगे या नहीं, पर जितना जानते हैं उतना तो आपको बता ही दें। हम आपको बताना चाह रहे हैं कि पेट्रोल और डीजल की कीमत बढ़ाए जाने के पीछे की कहानी क्या है। गहरा रिश्ता है पेट्रोल और डीजल का महंगाई से। इनके दाम बढ़ते ही ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ जाती है, जिससे सारी चीजें महंगी हो जाती हैं। जब देश में पेट्रोलियम का उदारीकरण हुआ तो उस वक्त देश पहले से ही महंगाई की मार झेल रहा था। उससे कच्चा तेल वायदा कारोबारियों की गिरफ्त में जब से आया है, तब से इसकी कीमत में भूचाल आ गया है। इसकी कीमत में कभी स्थिरता आई ही नहीं। ये अपने आप में एक वजह है कि पेट्रोल का उदारीकरण एक भूल है, एक सोची समझी साजिश है। फिर सरकार ने पेट्रोल के उदारीकरण का नया तरीका निकाला। उसने रंग राजन कमेटी बना दी। इस कमेटी से सरकार को उम्मीद थी कि यह पेट्रोलियम की कीमतें और करों के उदारीकरण का सुझाव देगी, लेकिन रंग राजन कमेटी ने उदारीकरण की सलाह नहीं दी। सरकार ने दूसरी कमेटी बना दी। इस बार योजना आयोग के पूर्व सदस्य किरीट पारिख को एक्सपर्ट ग्रुप का प्रमुख बनाया। इस बार उदारीकरण का सुझाव इस कमेटी ने दिया। सरकार ने तुरंत इस सुझाव को मान लिया। सरकार की तरफ से दलील दी गई कि तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, इसलिए पेट्रोल के दाम को अंतर्राष्ट्रीय बाजार से जोड़ना जरूरी हो गया है। अब सवाल यह है कि सरकार ने ऐसा किया क्यों?
सबसे सीधा जवाब यही है कि सरकार ने जनता को राहत देने के बजाय निजी तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाना उचित समझा, खासकर उन निजी तेल कंपनियों को जिन्हें पेट्रोलियम सेक्टर में घुसने और विस्तार करने का हर मौका दिया गया। सरकार की क्या मजबूरी है कि तेल कंपनियों को फायदा पहुंचाए? उसने अपना परम कर्तव्य मान लिया है कि इन्हें वो फायदा पहुंचाएगी ही पहुंचाएगी। आइए आपको दिखाते हैं कि पेट्रोल की कीमत असल में क्या होनी चाहिए और हम कितना खर्च कर रहे हैं इस पेट्रोल की असल कीमत से ऊपर। चलिए एक हिसाब लगाते हैं कि आखिर पेट्रोल की सही कीमत क्या हो। जिस समय पेट्रोल के दाम बढ़ाए गए उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $112 प्रति बैरल थी, यानी 5,085 रुपए के करीब। एक बैरल में 158.76 लीटर होते हैं, तो इसका मतलब है कि कच्चे तेल की कीमत 32 रुपए प्रति लीटर बनती है। तेल कंपनियों के मुताबिक कच्चे तेल को रिफाइन करने में 52 पैसा प्रति लीटर खर्च होता है, और अगर रिफाइनरी की कैपिटल कॉस्ट को इसमें जोड़ा जाए तो तेल की कीमत में करीब 6 रुपए और जोड़ने पड़ेंगे। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट का खर्च ज्यादा से ज्यादा 6 रुपए और डीलरों का कमीशन 1.05 रुपए प्रति लीटर। इन सबको अगर जोड़ दिया जाए तो 1 लीटर पेट्रोल की कीमत 45.57 रुपए होती है। लेकिन दिल्ली में 63.4 रुपए, मुंबई में 68.3 रुपए और बेंगलुरु में 71 रुपए प्रति लीटर की दर से पेट्रोल बिक रहा है। अब सवाल उठता है कि ये पैसा हम क्यों खर्च कर रहे हैं, ये पैसा कहाँ जा रहा है? इसका जवाब है कि हम ये पैसे टैक्स में दे रहे हैं। ये बहुत ही कम लोगों को पता है कि केंद्र और राज्य सरकार पेट्रोल में कितना टैक्स वसूलती है। कुछ राज्यों में तो 50% से ज्यादा टैक्स लिया जा रहा है, और तो और ये टैक्स तेल के बेसिक दाम पर लगता है। फिर सरकार ये घड़ियाली आंसू क्यों बहा रही है कि तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है? इस टैक्स को तर्कसंगत करने की जरूरत है। इससे सरकारी कंपनियों को फायदा होगा, वरना यही समझा जाएगा कि सरकार निजी कंपनियों को लूट मचाने की खुली छूट दे रही है। सवाल तो ये उठता है कि क्या आज तक किसी तेल कंपनी ने ये कहा कि उसे घाटा हो रहा है? घाटे की वजह से कंपनी को बंद करना पड़ सकता है। हकीकत ये है कि निजी कंपनियां ज्यादातर माल विदेशी बाजार में बेचकर मुनाफा कमा रही हैं। आज अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की जो कीमत है उसके मुताबिक पेट्रोल का दाम 35 रुपए प्रति लीटर से 1 भी पैसा ज्यादा नहीं होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत मई 2011 में $112 प्रति बैरल थी, जो अब घटकर $90 के आसपास हो गई है। आने वाले दिनों में इसकी कीमत में और भी गिरावट होने की संभावना है। फिर भी देश में पेट्रोल की कीमत गिरने वाली नहीं है। पेट्रोल की कीमत में गिरावट तो दूर, तेल कंपनियों के दबाव में सरकार डीजल, केरोसिन और रसोई गैस की कीमत भी बढ़ाने को मजबूर हो गई। इसके बाद अगर कोई ये आरोप लगाए कि भारत की सरकार तेल कंपनियों के हाथों की कठपुतली बन गई है, तो इसका क्या जवाब होगा? इसके बावजूद ये दलील दी जाती है कि तेल कंपनियों को नुकसान हो रहा है, ताकि कोई सरकार के फैसले पर सवाल न खड़ा कर सके। तो क्या सरकार ने तेल कंपनियों को हुआ घाटा पूरा करने के लिए पेट्रोल का दाम बढ़ा दिया? देश की सरकार वर्ल्ड बैंक के इशारे पर काम करने में कोई गुरेज नहीं करती, लेकिन उसकी गरीबी रेखा की परिभाषा को मानती ही नहीं। वर्ल्ड बैंक के मुताबिक जिस आदमी की रोजाना आमदनी $1 से कम है उसे गरीबी रेखा के नीचे माना जाए। $1 का मतलब 42 रुपए के लगभग की रोजाना आमदनी। इस परिभाषा के मुताबिक भारत के 75% लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं, जिनका ज्यादातर पैसा जिंदा रहने के लिए जरूरी भोजन पर खर्च होता है। भारत सरकार तो अर्थशास्त्रियों की सरकार है, प्रधानमंत्री खुद अर्थशास्त्री है, योजना आयोग का अध्यक्ष अर्थशास्त्री है। गरीब जनता पर जब महंगाई की मार पड़ती है तो वो क्या करे, कैसे जिंदा रहे? इन दोनों को इसकी कितनी चिंता है हम नहीं जानते, शायद आप जानते हो। दाम बढ़ाने से पहले सरकार को भारत के इन 75% लोगों की परेशानी नजर नहीं आई। हमारे इन दोनों महान अर्थशास्त्रियों को भी नजर नहीं आई। भारत ने महंगाई दर 9.06% है, जो अमेरिका की तुलना में 2 गुनी है और जर्मनी से 4 गुनी। इसी महंगाई ने आम आदमी की कमर तोड़ कर रख दी। वो किसी तरह अपनी जिंदगी जीने को मजबूर है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको बताएंगे सरकार की उन मुसीबतों के बारे में जो सीएजी की रिपोर्ट से सामने आई हैं और शायद सरकार को और परेशान करने वाली है।
दो टूक में एक बार आपका फिर स्वागत है। डीजल और केरोसिन के दाम बढ़ते ही देश की गरीब जनता में कोहराम मच जाता है। क्या सरकार को यह पता नहीं है कि देश के 75% लोगों का 80% खर्च सिर्फ खाने पीने पर होता है? सरकार ने तेल की कीमत बढ़ाकर जनता को महंगाई की मार झेलने के लिए बेसहारा छोड़ दिया है। सरकार अगर महंगाई से लड़ना चाहती है तो हर सरकारी विभाग को एक समग्र योजना पर काम करना होगा। सबसे पहले भ्रष्टाचार पर लगाम कसनी जरूरी है। तेल के उत्पादन और वितरण में पारदर्शिता लाने की जरूरत है। समस्या यह है कि सरकार भ्रष्टाचार, राजनीति और उद्योग के भंवर में फंस गई है। अपनी गलतियों की वजह से वो इस तरह फंसी है जैसे कोई मकड़ी अपने ही जाल में फंस जाती है। वो जितना हाथ पैर चलाती है, मुश्किल उतनी ही बढ़ जाती है। सवाल सिर्फ कीमत बढ़ाने के फैसले का नहीं है। अगर केंद्र सरकार भ्रष्टाचार से लड़ने के बारे में सोचती है तो सबसे पहले उसे पेट्रोलियम मंत्रालय को दुरुस्त करना होगा। देश में पेट्रोल, केरोसिन और डीजल का कारोबार माफिया चलाते हैं। सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए कि तेल की चोरी और काला बाजारी की वजह से हर साल 70,000 करोड़ रुपए का नुकसान होता है। उसे खत्म करने के लिए उसने क्या किया है? ये सवाल इसलिए उठाना जरूरी है क्योंकि कुछ दिनों पहले महाराष्ट्र में तेल माफिया ने एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को जिंदा जला दिया था। तेल की सप्लाई से लेकर पेट्रोल पंप के आवंटन तक की जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें पारदर्शिता लाने के लिए सरकार ने क्या किया है? क्या तेल माफिया इसलिए बेलगाम है क्योंकि उन्हें नेताओं का संरक्षण हासिल है, या यूं कहें कि सरकार इसलिए खामोश है क्योंकि तेल के कारोबार पर देश के राजनीतिक नेताओं का कंट्रोल है? तेल की कीमत बढ़ाने से पहले सरकार को इस सेक्टर में व्याप्त काला बाजारी को खत्म करने की पहल करनी चाहिए। वो इसलिए क्योंकि आजकल सरकार बेचैन है। रिलायंस इंडस्ट्रीज को फायदा पहुंचाने का आरोप लग रहा है। आरोप बेबुनियाद नहीं है। आरोप का आधार सीएजी रिपोर्ट है। वैसे ये आधिकारिक रूप से संसद के सामने पेश नहीं हुई है। इसकी खबर मीडिया में लीक हो गई है। सरकार पर आरोप है कि उसने जानबूझकर रिलायंस कंपनी को फायदा पहुंचाया और इससे देश को बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ। ये नुकसान 2G स्पेक्ट्रम घोटाले से भी बड़ा है। रिलायंस कंपनी पर सरकार ने दरियादिली का इजहार कुछ ऐसे किया कि कृष्णा गोदावरी बेसिन के गैस की कीमत तय करने के लिए सचिवों का एक समूह बना। पिछले कैबिनेट सचिव KM चंद्रशेखर इसके अध्यक्ष बनाए गए। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री YS राजशेखर रेड्डी की 3 चिट्ठियों को आधार बनाया गया था। रेड्डी का सुझाव था कि सरकारी कंपनी NTPC से रिलायंस को $2.97 प्रति MMBTU गैस मिलती थी। ये दर वैश्विक प्रतिस्पर्धा के जरिए तय की गई थी, सो इसे ही बाजार दर माना जाए। इस समूह ने ये भी कहा कि गैस की कीमत अगर $1 भी बढ़ती है तो रासायनिक खाद सेक्टर का खर्च बढ़ेगा, जिससे सरकार पर कई हजार करोड़ रुपए की अतिरिक्त सब्सिडी का बोझ आएगा। पर मंत्री समूह ने इन सारी दलीलों को खारिज कर गैस की कीमत $4.2 तय की। इस तरह रिलायंस को फायदा पहुंचाया गया। सरकार को कितना नुकसान हुआ, इसका आकलन करने में सीएजी ने हाथ खड़े कर दिए हैं। सीएजी का कहना है कि नुकसान का आंकड़ा इतना बड़ा होगा कि उसका हिसाब लगाना मुश्किल है। जाहिर है संसद के अगले सत्र में संचार के साथ साथ पेट्रोलियम घोटाला भी एक बड़ा मुद्दा बनेगा। अगर ये मुद्दा नहीं बना तो आप स्वयं ही समझ लीजिए कि सरकार के साथ साथ देश के दूसरे राजनीतिक दलों को कौन चला रहा है। आप शायद जानना चाहेंगे पेट्रोलियम मंत्रालय है क्या। पेट्रोलियम मंत्रालय किसी भी सरकार का पैसा कमाने का एक खजाना है। पेट्रोलियम मंत्रालय या पेट्रोलियम मंत्री वो होता है, पेट्रोलियम सेक्रेटरी वो होता है जो उस सरकार के दादा लोगों का डार्लिंग होता है, और वो जो डील होती है जहां से कच्चा तेल आता है, क्रूड ऑयल जिसको कहते हैं, उस क्रूड ऑयल की खरीद में एक डील होती है। एक बैरल के ऊपर कितने सेंट या कितने डॉलर का किकबैक मिलेगा। हर पेट्रोलियम डील में ये किकबैक होती है, सारी दुनिया में होती है, हिंदुस्तान के लिए भी होती है। जो पेट्रोलियम मंत्री होता है वो पार्टी के लिए फंड इकट्ठा करता है, पार्टी के बॉस के लिए फंड इकट्ठा करता है, और कुछ कुछ अपने लिए भी इकट्ठा करता है। जितने पेट्रोलियम मंत्री होते हैं, जितने पेट्रोलियम मंत्री अब तक हुए हैं या आगे जितने पेट्रोलियम मंत्री होंगे, वो सब इस परिपाटी का पालन करते रहे हैं, पालन करते रहेंगे। ये पैसा ही पार्टी चुनाव में खर्च करती है, ये पैसा ही पार्टी लोगों की खरीद फरोख्त में तय करती है, यही पैसा पार्टी मीडिया को मैनेज करने में लगाती है।
पेट्रोलियम मंत्रालय का मंत्री, पेट्रोलियम मंत्रालय के अफसर कभी भी लोगों की निगाह में नहीं आते, क्योंकि इनका रिश्ता देश के आम लोगों से होता ही नहीं। ये तो इधर जब से बुरी तरह से लूट शुरू हुई है और बुरी तरह से पैसे बढ़ाने शुरू हुए हैं, देश में हाहाकार मचा है, देश में लोग परेशान हुए हैं, तब लोगों की नजर पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले खेल और पेट्रोलियम मंत्रालय द्वारा किए जाने वाले संभावित घोटाले पर लोगों की नजर पड़ी है। आपको एक बात और बता दें, हो सकता है संसद का सत्र आने से पहले या संसद के सत्र के दौरान भारत सरकार का ही एक अंग, भारत सरकार की ही एक बनाई हुई संस्था पेट्रोलियम मंत्रालय के बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य आपके सामने रखे, हमारे सामने रखे, जिसके ऊपर देश में हंगामा होगा। सवाल यह है, इस देश का पेट्रोलियम मंत्री क्यों बदला गया? और जो पुराना पेट्रोलियम मंत्री था मुरली देवड़ा, श्री मुरली देवड़ा ने यह क्यों कहा कि वो सरकार से बाहर जाना चाहते हैं? इस सच्चाई के बीच में या इन कुछ लाइनों के बीच में बहुत सारी कहानी छिपी हुई है। मेरा कोई आरोप मुरली देवड़ा पे नहीं है, क्यों कि मुरली देवड़ा ने अगर कुछ किया है या सरकारी रिपोर्ट उनके ऊपर कुछ सवालिया निशान लगाने वाली है, तो वो उन सारे पेट्रोलियम मंत्री पर लगेगी जो उनसे पहले हुए हैं। उन्होंने वही किया जो बाकी पेट्रोलियम मंत्रियों ने किया, और इसका भुगतान किसने किया? आपने, आपके बच्चों ने, आपके परिवार ने। हमारी थाली की रोटी कम हो गई, हमारी दवाएं महंगी हो गई, हमारी जिंदगी महंगी हो गई, हमारी मौत सस्ती हो गई। अफसोस ये कि हमारे देश के अर्थशास्त्री जो सरकार में हैं, उन्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। फर्क पड़ना चाहिए। अगर फर्क नहीं पड़ता है तो ये देश के स्वास्थ्य के लिए, देश की शांति के लिए बहुत अच्छी चीज नहीं है। हम जो कहते हैं सच कहते हैं, दो टूक कहते हैं। जय हिंद। कैसा लगा आपको हमारा ये कार्यक्रम? आप अपनी राय दे सकते हैं feedback.dotuk@gmail.com पर।